8 दिसंबर को गुजरात विधानसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इतिहास रचते हुए बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटें जीती हैं। लगातार 7वीं बार गुजरात में चुनाव जीतकर बीजेपी ने नया कीर्तिमान बनाया है। बता दें कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के 1980 में चुनावी राजनीति में आने के बाद की ये सबसे बड़ी जीत है। साथ ही चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा ने 156, कांग्रेस ने 17, आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजों में कुल 68 सीटों में से बीजेपी 25, कांग्रेस को 40 सीटें और 3 अन्य के खाते में गई हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आतंकी हमला होने की खबर सामने आई है। आतंकियों ने शुक्रवार आधी रात तरन तारण के सरहाली थाने को निशाना बनाते हुए रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। बता दें कि शुक्रवार देर रात दागा गया रॉकेट थाने के लोहे के गेट से टकराया और थाने में बने सांझ केंद्र में गिरा, जिससे भवन की खिड़कियों के शीशे टूट गए। वहीं हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और मामले की जांच में जुटी हैं। बीते सोमवार सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने दबाव, धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़ा कानून बनाने की मांग पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने रुपए, भोजन या दवाई का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने वालों को गलत बताते हुए कहा कि जो गरीब और जरूरतमंद की मदद करना चाहता है जरूर करे, लेकिन इसका मकसद धर्म परिवर्तन करवाना नहीं हो सकता। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस तरह से धर्म परिवर्तन को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। बीते मंगलवार इराक में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यूएनएससी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में वैश्विक चुनौती बना हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ केवल जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही इसे पराजित कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई की विश्वसनीयता तभी मजबूत हो सकती है जब हम आतंक के गंभीर और अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सके। साथ ही आतंकवाद को प्रोत्साहित, उसका समर्थन और उसको फंडिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीते शुक्रवार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल समेत 4 पर आरोप तय करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग के सदस्य प्रमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर आईपीसी की धारा 120B और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2), 13(1)D के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। बता दें कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मामला दर्ज किया है, जिसमें स्वाति मालीवाल और 3 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप है कि 6 अगस्त 2015 से 1 अगस्त 2016 के बीच इन्होंने आयोग में गैर कानूनी तरीके से अपने जानकार और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के संबंध में उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच दायर याचिकाओं पर बीते मंगलवार सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने मामले में अगली तारीख 13 दिसंबर 2023 तय की है। बता दें कि शिवसेना में हुई टूट के बाद उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने शिवसेना पर अपना अपना दावा किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करने का आदेश दिया था। अब उस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। भारतीय नौसेना लगातार अपनी सेना को सशक्त और आधुनिक बनाने के प्रयासों में निरंतर लगी है। अब दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन माने जाने वाला MQ-9B भारत को मिलने से पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ने वाली है। 5 दिसंबर को नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि MQ-9B ड्रोन नौसेना की टुकड़ी में शामिल होने वाला है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस डील पर अमेरिका के साथ तेजी से वार्ता हो रही है और जल्द ही ये भारत को मिल सकता है। वहीं इस ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीन सीमा और हिंद महासागर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसके लिए नौसेना ने अमेरिका स्थित जनरल एटॉमिक्स से $3 अरब में 30 ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव रखा है। बता दें कि इसी ड्रोन की मदद से अमेरिका ने अल-कायदा प्रमुख अल जवाहिरी पर हेल फायर मिसाइल से हमला कर उसे मार गिराया था। बीते गुरुवार फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की लिस्ट में भारत की 6 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है।
इस लिस्ट में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर, बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ 72वें स्थान पर और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर, तो वहीं HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 53वां स्थान पर। साथ ही सेबी की चेयरपर्सन माधुपुरी 54वें स्थान पर और सेल की चेयरपर्सन सोमा मंडल 67वें स्थान पर रही। बता दें कि निर्मला सीतारमण को लगातार चौथी बार इस सूची में शामिल किया गया है। कर्नाटक में शिवमोगा जिले के शिरालाकोप्पा शहर के कई हिस्सों में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की सहायक छात्र शाखा CFI को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। यहाँ दीवारों पर लाल रंग से जॉइन CFI लिखा पाया गया है। वहीं पुलिस अध्यक्ष JK मिथुन कुमार के अनुसार शहर में कम से कम 9 जगहों पर जॉइन CFI लिखा पाया गया था। इसके बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बता दें, केंद्र सरकार ने इसी साल आतंकी फंडिंग और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद PFI पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया था। CFI भी इसी का एक स्टूडेंट विंग है। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी मामले में आरोपी तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को एक बार फिर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। वहीं तब तक अनुब्रत को आसनसोल जेल में ही रहना होगा। गौरतलब है कि अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को पशु तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। अनुब्रत मंडल की जमानत अर्जी को कोर्ट लगातार खारिज करती जा रही है। वहीं अब एक बार फिर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह यादव परिवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मुलायम सिंह के अलावा अन्य परिजनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच जारी रहेगी। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी। साथ ही कोर्ट ने CBI को क्लोजर रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए भी कहा है। दरअसल अप्रैल 2019 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव को राहत देते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित नहीं किया जा सका। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के नए कीर्तिमान प्रतिदिन स्थापित कर रही है। परिणाम यह है कि देश के रोजगार बाजार में इस वित्त वर्ष के नवंबर महीने में मासिक आधार पर 27% और वार्षिक आधार पर 43% की तेजी दर्ज की गई है। जानकारी में सामने आया कि बीमा क्षेत्र में 42%, बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में क्रमशः 34% और 31% की बढ़ोतरी रही है। इसी के साथ दिल्ली NCR के रोजगारों में पिछली वर्ष के छमाही के मुकाबले 20%, वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में विकास दर में क्रमशः 17%, 10% और 8% की वृद्धि देखी गई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने PM स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने लोकसभा लिखित जवाब में कहा कि वेडिंग जोन के निर्माण से संबंधित विषय स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 के दायरे में आता है, जिसे संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि दिसंबर 2024 तक 42 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले 10,000 रूपए और फिर 20,000 रूपए के दूसरे ऋण के अलावा 50,000 रूपए तक का तीसरा ऋण भी पेश किया था। इसमें देश भर में योजनाओं के सभी लाभार्थियों के लिए स्वनिधि से समृद्ध कंपोनेंट का विस्तार करने का प्रावधान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की घरेलू सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी है, जिसमें 19 मुकाबले IPL शुरू होने से पहले खेले जाएंगे। वहीं नए साल की शुरुआत भारत श्रीलंका की मेजबानी करेगा। इसके बाद न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा। वही टीम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ भारत में 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने मैदान पर उतरेगी। बता दें कि भारतीय टीम इस समय 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए बांग्लादेश दौरे पर है, जो 26 दिसंबर को खत्म हो रहा है। बीते गुरुवार केंद्रीय सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने 1 अक्टूबर 2022 से देश में 5G सेवाएं उपलब्ध करानी शुरू कर दी हैं और पिछले महीने तक 50 शहरों में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। लोकसभा में दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने सूचित किया है कि वे वर्तमान में अपने उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5G से लैस उपकरणों के साथ 5G सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार ने इसके लिए
1,50,173.29 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बता दें कि सरकार ने इस साल 30 नवंबर तक 84,102 संस्थाओं को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। 8 दिसंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर द्वारा प्रक्षेपण यान PSLV एक्सेल के लिए बनाए गए PSOM एक्सेल मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। साथ ही इसरो की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर ने प्रक्षेपण यान के लिए मोटर तैयार की, जिसका परीक्षण श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा नागपुर की कंपनी को वर्ष 2019 में अंतरिक्ष यान के लिए मोटर तैयार करने की तकनीक भेजी गई थी, जो उद्योगों की मदद से PSLV तैयार करने के लक्ष्य की ओर बढ़ाया गया पहला कदम है। बीते शुक्रवार रूफटॉप सौर कार्यक्रम को लेकर नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसमें रूफटॉप सौर कार्यक्रम को 31 मार्च 2026 तक विस्तार दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 14,588 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। मंत्रालय का कहना है कि सभी आवासीय उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन के लिए शुल्क या नेट मीटरिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।